अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला किसी नतीजे पर पहुंचा। ऊंट किसी करवट बैठा, रात भर इजलास चलता रहा, शिकवार मंजूरी होती रही, तकरीर का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI भी इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तमाम पार्टीज़ का शायद कंसेंसस दिखाई दिया और लग यही रहा था कि तमाम पार्टीज़ एक पेज पे हैं, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी सबको मुबारकबादें पेश की, बिलावल भुट्टो को सबने बहुत मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो ने काले सांप के पार्लियामेंट के इर्द गिर्द मंडलाने का जो जिक्र किया, उस पर कई सवालात खड़े हो गए। फिर उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक बहस का सिलसिला, उसके मामलात को लेकर आगे बढ़ना। लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये आखिर है क्या? इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? जजेस मुकर्रर करने के तरीक़ाकार, जजेस की अपॉइंटमेंट्स का तरीक़ाकार, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स का तरीक़ाकार वज़ा हुआ। ये जो तरीक़ाकार अब वज़ा हुआ है, क्या इस पर कोई इख्तलाफ होने नहीं जा रहा? जिस किस्म का एक कमीशन, पार्लिमानी कमीशन, जिसके क़याम की मंजूरी भी ज़ाहिर है इसी तरमीम का हिस्सा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कंसेंसस के साथ चीफ जस्टिस के जो नाम आएंगे, 3 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस के, अब सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस बन जाएगा, ये वाला मामला भी ख़त्म हो गया। 3 नाम होंगे, उनमें से एक की सिलेक्शन होगी। अगर वो मना करते हैं तो फिर जो पिछले नाम होंगे उनमें से किसी एक की होगी। तो ये एक तरीका कार वज़ा हो गया। फिर दूसरा, अब जो सो मोटो एक्शन लेने वाले मामलात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात थे, सुप्रीम कोर्ट अब अपना केस हाई कोर्ट भी मुंतकिल कर सकती है, निचली अदालत में भेजा जा सकता है। फिर हाई कोर्ट में कोई भी जज तैनात नहीं होगा जो पाकिस्तानी शहरी ना हो, ये भी बड़ा एक अहम पहलू है। 40 साल से कम उम्र भी ना हो, और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज होंगे। काउंसिल में इख्तलाफ पर अक्सरियत का फैसला हावी होगा और काउंसिल की इंक्वायरी के बाद जज की बरतरफी के लिए सदर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब जजेस के मयार को भी जांचा जाएगा, उनकी कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा, उन्हें मौका दिया जाएगा। फिर वो ठीक काम नहीं कर पाते तो फिर जजेस की बरतरफी के मामले की तरफ भी बढ़ा जाएगा। बड़ी अहम बात है, ये जो लाखों केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, हज़ारों, 60 से ऊपर केसेस हैं, 60,000 से, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। फिर एक आईनी बेंच की तश्कील की बात हो रही है। ये आईनी बेंच जब तश्कील होगा, ये कैसे काम करेगा? ये सारी विन विन सिचुएशन इस वक्त दिख भी रही है, और जो पॉइंटर्स हमारे सामने उस पर आज करेंगे। बड़ी अहम बात, कादिर मंदोखेल साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपका। अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, अब कम से कम ये कहा जा सकता है कि जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से एक तजब्जुब का शिकार मामलात बड़ी तेज़ी से कभी आगे बढ़ते कभी रुकते, मौलाना साहब भी इसी सिस्टम में दिखाई दिए, बिलावल भुट्टो भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी। एक अगर इस सारे सिस्टम से थोड़ा अलग दिखाई दी तो PTI दिखाई दी। लेकिन मौलाना साहब का साथ होना शायद इसकी कोई और वजाहत पेश कर रहा है। सर, आईनी तरमीम हो गई, मुबारक हो आपको। क्या फ़ायदा होगा सर 26वीं आईनी तरमीम से? बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। बिलावल साहब, जिसको लोग कहते थे कम उम्र है, आप देख रहे उस तरह किस तरह कंसेंसस पैदा किए उन्होंने, न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ, न सिर्फ GUI के साथ, न सिर्फ MQM के साथ, बल्कि इनडायरेक्ट PTI के साथ भी उन्होंने कंसेंसस पैदा किए। और उसकी सबूत ये है, अहमद ओवैस साहब मानेंगे नहीं, आप वो वीडियो दिखा दे या वो क्लिप दिखा दे जहां मौलाना साहब के साथ गौहर खान साहब और इनकी टीम ने मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि हम मौलाना साहब के साथ तमाम शिकवे मुत्तफिक है, बस सिर्फ हमें इमरान खान साहब की ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये रसाई दे दे, तो बिलावल साहब ने ये भी कोशिश की है हुकूमत को या हुकूमत पर जोर दे के उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी कराई है। अब ये बेचारे गए थे वहाँ मुलाकात के लिए कि बाबा ये मौलाना साहब के साथ आईनी कोर्ट की बजाय आईनी बेंच बन गए, मतलब सारे जो मुतालबात थे PTI के या मौलाना साहब के, वो सारे माने गए। वहाँ जब जेल में गए, आपकी मीडिया ने दिखाया है, वहाँ पड़ी इन सबको गालियाँ। उनको ये बताया गया कि आपको शंघाई कॉन्फ्रेंस आपने क्यों नहीं दी है, आप लोगों ने सख्त एहतजाज क्यों नहीं किया है, इस तरह तो मैं रिहा नहीं हो सकता हूँ,
इस तरह तो मैं जेल में पड़ा हूँ वगैरह वगैरह। फिर उसने 2-3 आदमी का नाम लिया कि ये अभी जाके लीड करेंगे, यानी हर हफ्ते जब भी इमरान खान साहब की मुलाकात होगी वो नया लीडरशिप पैदा करता है और वो किसी को आने नहीं दे। ये माजी में आपने अल्ताफ हुसैन का नाम करते थे, वो अपने सेकंड पोजीशन पे किसी को छोड़ता नहीं था, या तो उसको कारकुनों के जरिए बेइज्जत करता था या उनको अलग करता था या निकालता था, ताकि अल्टरनेट जो है ना पैरेलल क़यादत पूरा ना हो, पैदा ना हो। इसी तरह इमरान खान साहब की सोच है, अब ये क़यादत पूरे पैदा नहीं होने दे रहे। तो ये बात तो ये सब तो डिनाई करेंगे, मगर आपका चैनल समेत तमाम टीवी चैनल ये सारी चीजें दिखाई है। और सुबह मैंने फिर गौर खान साहब की बात सुनी है, उसने कहनी जी हम नहीं मानते। तो बाबा उस वक्त तो आपने सारे इतफाक कर लिए, किसी चीज पे आपको एतराज नहीं था। अब आपका अगला सवाल, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है मेरे हिसाब से नौजवान वकला का। इससे पहले 45 साल उम्र थी जज बनाने के लिए, अब 40 साल कर दी है। उसके बाद जाके पीडीएम की हुकूमत आई, ये बड़ा सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन जो मौजूदा वजीर कानून है तारड़ साहब, उसने टाल मटोल से काम लिया है। तो हमारा तो ये मुतालबा पहले से था, फिर आईनी अदालत का हमारा मुतालबा था, जहां इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद है, बीबी शहीद और मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब। तो इसमें ये चीज हो गई। फिर इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस में, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूं, हम जो हाई कोर्ट में पेश होते हैं, हमारे आधे से ज्यादा आर्टिकल 199 केस, बल्कि आज सुबह भी आर्टिकल 199 के केस लगा हुआ था। अब सुबह सुबह 8 बजे मैं कोर्ट पहुंचा और जब वहां बैठा, जब मेरी बारी आएगी, ओहो आपका तो गलत बेंच में लग गया, ये तो फलां जज जो ना वो सुनता है ये सारे, तो मुझे कल सुबह का टाइम दिए। तो ये सारी चीजों को हम रोज फेस करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब आईनी बेंच अलग होगा तो ये तमाम चीजें खत्म होंगी। और फिर सबसे बढ़कर इफ्तिखार चौधरी, जिसने अदलिया को एक थानेदार के तौर पे, एक थाने के तौर पे इसने पेश की है, और फिर थाने के तौर पे पेश किए, और जो ड्रामा उस शख्स ने किया है, जिस तरह पैरेलल हुकूमत बना के और जिस तरह हर जगह पे एक समझ लो बिल्कुल थानेदारी का की है, और इसी तरह साकिब निसार ने भी कोई कम नहीं छोड़ो, एक चचोरा आदमी, उसने भी अपने दौर में यही किया। फिर जस्टिस गुलजार आए थे, एक बच्चा जहन का आदमी है, मैं बचपन से यहाँ गुजरता था, यहाँ बंगले ही बंगले थे, अब प्लाजे क्यों बन गए? कोई अक्लमंद आदमी, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है, रोड कमर्शियल हो गया, आबादी बढ़ गई है, तो प्लाजे नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? अच्छा, लेकिन इस आईनी अब तरमीम मामला के बेहतर बाद हो गया, जो अब मामला जजेस बेहतर हो गया, अब कोई गरीब का बच्चा भी जज बन सकेगा। ठीक। और अब इनकी जो बदमाशी, जो ड्रामाबाजी करते थे चीफ जस्टिस साहबान माजी के, आइंदा चीफ जस्टिस की उनकी आईनी अलग होगा, क्रिमिनल सिविल अलग होगा। आम जो लोग जिसने वकीलों को पैसे दिए अपनी जमा पूंजी करके, वो अब इनके केस जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये केसेस जो इतने पेंडिंग है, जिसका मैंने जिक्र प्रीएम में भी किया, उसी का जिक्र कर रहे हैं मधु खेल साहब। एक ब्रेक दूंगा, वापस आऊंगा, अहमद अवैस साहब का भी इस पर व्यू लेते हैं। और अगर पीटीआई इसका हिस्सा बनती तो वजीर आजम ने कहा है कि बेहतर होता, खुशी होती। क्यों पीटीआई इस सारे सिस्टम से दूर रही? ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अहमद अवैस साहब, सर तरमीम हो गई, 26वीं आईनी तरमीम, पीटीआई भी उसका हिस्सा बन सकती थी, नहीं बनी। वजीर आजम ने कहा खुशी होती। मौलाना फजल रहमान साहब की शक्ल में लग यूं रहा था कि शायद पीटीआई का कंसेंसस है। उन्होंने तो सबको मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा बड़ी बेहतरीन आईनी तरमीम हुई है, और तमाम तर लोगों की काविशों को खिराज तहसीन भी पेश किया। फिर क्या रीज़न है कि मौलाना साहब से भी सारे मामलात पे बात हो रही थी, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो फिर एक अलग स्टांस सामने आ गया? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इसमें मौलाना का किरदार है, और जो उन्होंने बड़ा हीरोइक रोल उनका थ्रूआउट रहा, और बड़ी उन्होंने एक सिर्फ सियासतदान का रोल उनका, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट। और उन्होंने बहुत तरमीम करवाई जो पहली शक्ल को सामने रखा जाए तो फिर भी बहुत वो फायदेमंद है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी भी मिसिंग हैं, जिनका अभी प्रॉपर जवाब मौजूद नहीं है। इस वजह से पीटीआई ने जो है इसका हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि एक तो जो इन्होंने उसके साथ अंदाज रखा हुआ है पीटीआई के साथ, जो एटीट्यूड है इनका, जिस तरह उनको तशद्दुद और गिरफ्तारियां, और उनके इमरान खान के साथ जो झूठे मुकदमात और उनकी बेल सिलसिले, बहुत सारे मैटर्स हैं जिनकी वजह से ये तमाम मामला जो हैं उनकी रिजर्वेशन थी।
लेकिन जो बुनियादी बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि पाकिस्तान का आइन जो है ये वफाकी आइन है। 4 सूबों ने मिलकर ये आइन बनाया और इसी वजह से जब सेनेट के अंदर तमाम इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, हर एक की एक जितनी सीटें हैं तमाम 4 सूबों में, जबकि नेशनल असेंबली में उनकी पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर सीटें जो है वो कमी और बढ़ती है या कम हो जाती है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और पूरी रिप्रेजेंटेशन केपीके की मौजूद ही नहीं है इसके अंदर। सीटें अभी उसका वहां का इलेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ सेनेट का, तो कौन सी ऐसी उजलत थी कि आप उनको छोड़ के एक सूबे की नुमाइंदगी पूरी नहीं है और आप बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं। एक तो ये बड़ी बुनियादी ठीक हो गया, बात। आपका एक पॉइंट गया गया। दूसरी थोड़ा सा आप दुरुस्त क्या करें, लोग सुन रहे हैं। मुझे मंदुखिल साहब वो चाहेंगे पूरी अभी बात इकट्ठा जवाब दीजिएगा, मुझे पहले बोलने दें। जी अहमद साहब आप पहले बात करें, फिर आप गुमराह तो ना करें ना लोगों को। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है उसकी बुनियाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ढांचा टूट जाता है अगर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को आप कंप्रोमाइज में बदल दें। जहां पर 3 सतून है, पाकिस्तान का आइन जो है वो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के ऊपर है इसी वजह से, और 3 सतून है, एक पार्लियामेंट है, एक एग्जीक्यूटिव है और तीसरा सतून जो है वो जुडिशरी है। जब जुडिशरी को आपने डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में दे दिया तो आपने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर दी और तीसरा सतून गिरा दिया। अब तो डिस्पोटिज्म है स्टेट, इतना खतरनाक ये हमला किया गया है और ये शब खून है जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आइन के साथ खेला गया है। ये खतरनाक तरीन है। आप देखिए कि 4 सूबों के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालतें जो है आईनी बेंच बनेंगे और बेंच के जजेस जो है वो अलग से कौन नॉमिनेट करेगा? वो नॉमिनेट करके प्राइम मिनिस्टर भेजेगा पार्लिमानी कमेटी के अंदर, और पार्लिमानी कमेटी के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? हुकूमत की। जो नाम वो लिख के भेजेंगे वो हुकूमत जो है उनको पार्लिमानी कमेटी जो है उनको जो है वो जज बना देगी। तो आप बताइए, नॉमिनेटेड जजेस हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रोल प्ले कर सके? तबाह कर दिया है आपने। अहमद साहब अब मैं चाहूंगा, देखिए आपके पॉइंट्स आ गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया आपने जो भी तीनों पॉइंट्स उठाए। मंदुखिल साहब इस पे कुछ बात करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा जरा मंदुखिल साहब पहले उसका जवाब दे लें जो आप कह रहे थे कि केपीके की रिप्रेजेंटेशन को लेकर। कोकर साहब, पहली बात तो ये कि उमैद ओवैस साहब माशाल्लाह सीनियर वकील है। सेनेट का इलेक्शन आधा रिटायर्ड होता है, आधा होता है, तो आधा जो रिटायर्ड हुआ है वो तो नहीं है, आधा 11 सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा के आज भी मौजूद है। ये कहना कि कोई नुमाइंदगी नहीं है तो ये गलत बयानी भी है, करने वाली बात है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का आइन इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे है। ये वही इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत अदम एतमाद की तहरीक आई है और जजेस ने फैसला किया है। आपने 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कार्टून बना के आपकी गुल्लू भुट्टो ने दुनिया भर में उसकी बेइज्जती की है। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कहते हैं पार्लिमानी कमेटी जो है ना वो जजेस अपॉइंट करेंगे। पार्लिमानी कमेटी अवाम के वोटों से आती है। यकीनन जिसकी हुकूमत होती है उसकी तादाद ज्यादा होगी क्योंकि मेजॉरिटी एमएनए के ऊपर हुकूमत बनती है। क्या ये बेहतर था जो दुनिया भर में अवामी मुंतखब नुमाइंदे या सदर जज अपॉइंट करते, या आपका सूबे का चीफ जस्टिस फर्द वाहिद अपने चमचों को, अपने चैम्बर के लोगों को, अपने बांझे भतीजों को सिंगल आदमी अपॉइंट करता है और बेचते हैं और रबर स्टंप लग जाता है। ठीक है मंदुखिल साहब, तो दुनिया में कैसे होता है आपको बता दूं, माजी के चीफ जस्टिस साहिबान की जमीनों का बंदर बांट, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, मज़ाहिर नकवी अरबों रुपए में पकड़ा किया, करप्शन में रंगा, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। एक सियासतदान अगर 10,000 में भी पकड़ा जाता है तो नेब का हवाले करते, जेल होती है, सजा होती है। ये आसमान से उतरते हैं ये लोग? क्या इन वकीलों ने, इस वकील ने 1.5 अरब रुपए
जस्टिस के नाम पे स्कीम पे नहीं हड़प की है? क्या इन्हीं वकीलों के जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि ये काली बेड़ियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सिविल सूट में 3 बजे चैम्बर में घुसते, वहां से स्टे लेते और 3 साल तक जो ना वो तारीखें लेते रहते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जजमेंट के जरिए कि ये काली बेड़े है। यही काली बेड़े आजकल मीडिया पे चीख रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। और तुम्हारा चाचा का राज है, तुम नहीं होने दोगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो चाहे वही करेगी, जिसके पास 2/3 ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होगा नहीं, तब भी नहीं होगा। ठीक हो पार्लियामेंट गया। अगर चाहे कि सुप्रीम असल कोर्ट की जरूरत नहीं है, तब भी खत्म होगा। मंदोखिल ये कहां से निकल आए सियासी वकील जो पार्टी के सेनेटर बन के पार्टी के मराद लेके बढ़के मार रहे, हमारे लाशों पे गुजरेगी। अच्छा, एक चीज वो पहले अपने चेयरमैन की बेटों को तो लाओ ना, उनको आवाम के सामने, आवाम गरीब लोगों को लाशों नहीं करो। अभी आजकल इलेक्शन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ये ड्रामाबाजी आपको ये 2 महीने तक चलता रहेगा। ठीक उसके हो गया, बाद मैं ये सब सो जाएंगे। फिर मंदोखिल साहब एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। अहमद साहब इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, जिसका मैं काले सांप का जिक्र कर रहा था, काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया गया। अब मौलाना साहब से इख्तलाफ करेंगे, उनके साथ जाएंगे, क्या सियासी वजूहात, क्या सियासी बुनियाद पर मुखालिफत हुई है 26वीं तरमीम की, या कोई ठोस पहलू, कोई ऐसे मुसवदे में कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो, जो आपको लगता हो कि जुडिशरी के मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है? मैं वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पर भी बात करता हूँ। वेलकम बैक अहमद साहब। सर, मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने बड़ा वादे कहा कि काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया गया। मुझे ये बताएं, मौलाना साहब के साथ कोई कंसेंसस नहीं है पीटीआई का? क्या बात है? मुलाकातें तो बहुत हो रही हैं, उनको आगे भी रखा, जब मुझे ये समझ नहीं आया, ये ज़रा कंसेंसस ना होने की रीज़न क्या? कोई एक पॉइंट, कोई एक मुसवदे में ऐसी शिक जो आप समझते हो कि यार ये नहीं हो सकती थी? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए ये बात नहीं है। मौलाना साहब को हम इंतहाई इज्जत और ताज़ीम की नज़र से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने जो स्टैंड लिया है, अनफ्लिकर्ड स्टैंड था, और जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी तरमीम जो पहले इन्होंने जो बीच में रखी हुई थी वो उनको तब्दील करना पड़ी, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो मैं बुनियादी बातें कह रहा हूँ, जो बहरहाल खुली डेलिब्रेशन की जाती ओपन तरीके से, और इतनी उजलत में ये तरमीम ना लाई जाती, तो फिर वो बातें जो हैं वो कंसिडर होनी चाहिए। अभी जैसे मंदोखेल साहब जो हैं केपीके की वो सेनेट की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि उनकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो 3 साल के बाद जो होती है, वो इस दफा जो उनके इलेक्शन होने थे वो वहाँ नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज पूछ सकता हूँ अहमद साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक चीज जरा अपनी क्लैरिटी के लिए, क्या जजेस के तकर्रुर के तरीकाकार पे एतराज है? चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीकाकार पे एतराज है? बिल्कुल आपको पार्लिमानी कमीशन पे एतराज है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो इन्होंने जजेस के तकर्री के तरीकेकार पे एतराज है, उसकी वजह यह है कि अब इन्होंने पार्लिमानी कमेटी जो बनाई है, उसमें 4 मेंबर जो हैं वो हुकूमत के, 4 मेंबर जो हैं वो ऑपोजिशन के, इसी तरह से 2 मेंबर जो हैं वो होंगे उधर से ऑपोजिशन और हुकूमत के सेनेट, और 2 मेंबर जो हैं वो कौन कौन से होंगे? एक लॉ मिनिस्टर जी और एक अटॉर्नी जनरल। यानी तादाद में हुकूमत की साइड ज्यादा हो गई, तो बताइए आप वो कहाँ गए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? अच्छा ठीक है, बस मुझे यही 1 मिनट दीजिएगा अहमद साहब, इसी पॉइंट पे 1 मिनट। मंदोखेल साहब, जो पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मामला है, वो कह रहे हैं हमें इस पे एतराज है। हुकूमत बनती है 224-220 अरकान में, समझे? अपोजिशन होती है 92, वो भी आजाद। ठीक हो गया, तो तादाद तो हुकूमत की ज्यादा होगी ना। आप मुझे बता दें, जब एक तरफ बैठे होंगे, एक तरफ बैठे होंगे 220 लोग या 225 लोग, दूसरा तरफ 92 और वो भी आजाद, पार्टी कोई नहीं है, तो तादाद तो हुकूमत की ज्यादा होगी, लिहाजा मेम्बरान की भी ज्यादा होगी। जो अटॉर्नी जनरल बनता है या जो वजीर कानून बनता है, वो भी हुकूमत में से होता है। आप क्या 92 लोगों को और 225 लोगों को इक्वल नुमाइंदगी कैसे दे सकते हो? ठीक है, रेशो आपने रेशो बता दी, जो तादाद में ज्यादा है तो तादाद भी कमेटी में ज्यादा होगी। ले अहमद साहब रेशो बता दी है, अहमद साहब, मंदोखेल साहब ने रेशो बता दी है। देखो ये बड़ा स्ट्रेंज लॉजिक कह रहे हैं। देखिए
सवाल ये है कि ये आइन जो है ना, ये इस हुकूमत को या इनके जो जिस किरदार में, जिस अंदाज में ये हुकूमत में आके बैठे, इसको सामने रख के तो आइन नहीं बनना ना। आइन ने तो आज से 100 साल अहमद बाद ही चलना है। साहब, मुझे पहले रेशो वाली बात, ये जो रेशो बताइए, ठीक है, मैं इस पे अग्री रेशो की है? बात नहीं होती। नहीं, बात सुनिए, रेशो की कहाँ से बात निकाल दी इन्होंने? आप पढ़ें तो है ना, अमेंडमेंट को पढ़ें, वहाँ कहाँ रेशो है? वहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि जी चार हुकूमती साइड से होंगे, 4 ऑपोजिशन की साइड से होंगे। आप पढ़िए तो सही ना, उसको देखिए क्या अच्छा, लिखा फिर हुआ है। मौलाना ठीक साहब है। ने इस पर एतराज क्यों नहीं किया? मौलाना साहब का और आपने agree किया? वो जो है, मौलाना साहब ने भी इतराज किया। उन्होंने, वो कहते हैं कि ये तरमीम करते वक्त उनको भी एन मौके के ऊपर इन्होंने रद्दोबदल की है। मौलाना तो ये भी कह रहे हैं उधर से, उनका ये इतराज तो ये भी है। हम उस बात को नहीं ले रहे हैं कि वो उन्होंने क्या पोजीशन हुई। मैं नुक्ता नजर दे रहा हूँ। सर, आपने एक चीज थोड़ी सी मिस कर दी, मैं चाहूंगा अगर इसके बारे में भी जरा हमें बता दें। ये जो 15 साल तजर्बे के हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा भी होगा, इसको आपने मिस क्यों किया? ये किसकी तरफ से होगा? नुमाइंदा होगा ना, लेकिन फिर मेजोरिटी, आप देखिए, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। आप अंदर न्यूमेरिकल मेजोरिटी किसकी होगी और नॉमिनेट कौन करेगा? आप देखें, इस तरह भी कभी जजेस भी कभी ऐसे हुए हैं। कैसी हम पाकिस्तान के हालात को देखें, आप देखें, ये कहते हैं कि ये बड़ी ज्यादतियां हुई। नवाज शरीफ साहब की एवरफील्ड की और अजीजिया की प्रॉपर्टी अरबों रुपए की कहाँ से आई अगर करप्शन नहीं की उन्होंने तो? यार बता दे अहमद उसका। साहब, मैं एक चीज मैं बड़ी मैं ना शहजाद अकबर साहब को भी सुनता रहा, मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी सुनता रहा, बहुत सारों को सुनता रहा, हम लोग अपने प्रोग्राम में भी उनसे बात करते रहे। एट दी एंड ये हुआ कि निकला कुछ नहीं उसमें से। हम कह देते हैं ठीक है जी, अरबों की खरबों की प्रॉपर्टी, निकला क्या? आपकी हुकूमत थी सर 3.5 साल, कुछ निकालते, हम भी कहते यार ये मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। आपकी बात का जवाब देता हूँ, निकलेगा कैसे? नवाज शरीफ साहब एक ढोंग लगा के पाकिस्तान से बाहर निकल गए। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि आप सब चीजें भूल जाएं, कोई चीज साबित हुई नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी आज भी उनके नाम है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, लेकिन सर अब ये चूंकि तरमीम एक जी, मंदुखेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मंदुखेल साहब। तो आपने ओ भाई, ये तो 3.5 साल तक तरमीम की बात कर रहा हूँ। उसी जाके वो नेब वाला क्या नाम था जो आपने बताया, शहजाद अकबर, वो तो करते रहे। आपने तो टक्का साबित नहीं किए, खुद सजा तब बैठे हुए। आपने पीपल्स पार्टी नून के खिलाफ जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक टक्का साबित नहीं किए, खुद सजा हफ्ता बैठे हुए जेल में, खुद सर से लेके पांव तक करप्शन में डूबे हुए। तो पहले अपनी बात करें, और अभी जो बात हो रही है वो आईनी तरमीम की हो रही है। आईनी तरमीम में बराबर नुमाइंदगी है असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत की, मगर चूंकि हुकूमत ज्यादा ऊँटों से बनती है तो अटॉर्नी जनरल और फिर साथ में पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, वो आप भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी वकील हो सकता है। तो इसमें क्या गलत है? ये इनकी वकीलों के जरा आप टैक्स तो करें। आप नवाज शरीफ से आप बात करें, आप अपनी वकीलों के टैक्स तो बताएं ना, कितना टैक्स देते हैं वकील। चले, मैं मंदुखेल साहब इस पे इंशाल्लाह, चूंकि ये ऐसी चीज है कि अभी इसकी सारी शिकें एक शिकवार बड़ी अहम चीजें हैं। इसमें तकर्रुरी का मामला है, इसमें पार्लिमानी कमीशन के तश्कील का भी मामला है, फिर इसमें हमारे केसेस जो इतने लटके हुए हैं उसका भी मामला है, क्या वो हल हो जाएंगे? मैं इस पर एक निश्चित आप लोगों से गुजारिश करके और रखूंगा, चूंकि वक्त की कमी रही। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, आपका भी। अहमद अवैध साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।